बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और आज जो है सर्दी इंतहाई तौर पे ज्यादा है। मेरी आवाज से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर्दी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम सबको हो जाती हैं। अच्छा, हम लोग यूजुअली जो है ना एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो है होम्योपैथिक के जो इलाज होता है, उसकी जो मेडिसिन होती है, उसको अपनी जिंदगी से खासा दूर रखते हैं। तो हमारा ये माइंड कॉन्सेप्ट होता है कि भाई होम्योपैथिक की जो दवाएं होती हैं वो हम पर जरा लेट असर करती हैं बनिस्बत एंटीबायोटिक के। तो फिर हम पूछेंगे आज अपने डॉक्टर साहब से कि ऐसा क्यों होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है। सर हमें जरा रोशनी डालिएगा, आपकी मुलाकात करवाते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब जो कि औलिया होम्यो क्लिनिक से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? माशाल्लाह सर, आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराते शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सर। और सर के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है आजम मलिक साहब, जो कि एमडी हैं इजाद लैब के, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शायर भी हैं, और भी मजीद इनकी खुसूसियात हैं वो उन्हीं से जानते हैं। पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको भी सर खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराते थैंक सुबह। यू। एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब, जिनका नाम है अली सिद्दीकी साहब, जो के चेयरमैन है सब दोस्त फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपको भी मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद कहते हैं सर। एक और मजीद हमारे साथ मौजूद मेहमान शामिल है हमारे प्रोग्राम में, जिनका नाम है अर्जिश आजम, जो के फाउंडर है फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अर्जिश, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आप सबको। गुड मॉर्निंग भाई हमारी तरफ से। और मुस्कुराती सुबह में वैसे बताइएगा, सुबह सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आप सबको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सब अच्छे से उठ गए थे? ओके, दैट्स वेरी नाइस। सर बताइएगा जरा, हमारे डॉक्टर साहब, मैंने जैसे जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में स्टार्टिंग में ही कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम किसी भी डॉक्टर के पास जाके ये सोचते हैं कि यार हमें एंटीबायोटिक दे दें और हम ठीक हो जाएंगे। और लोगों का बड़ा ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जो होम्योपैथिक की दवाएं होती हैं, ये बड़ा इलाज जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो ये बात क्यों लोग सोचते हैं, जरा इस पे वजाहत कीजिएगा सर। मोहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम मंसूर भाई और मेट्रो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चांस दे रहे हैं। जहाँ तक बात है कि होम्योपैथिक स्लो है, बात यह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पेशेंट आता कब है। पहले वो मोहल्ले के एक जीपी को दिखाता है, वहाँ टाइम लगाता है, उसके बाद वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल को रेफ़र किया जाता है। हॉस्पिटल में जो है पहले उसे इमरजेंसी में एक टाइम लगाया जाता है, फिर उसे स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र किया जाता है। पेशेंट इन तमाम स्टेप से गुजरने के बाद अपनी बीमारी का एक बड़ा अरसा जो है वो ज़ाया कर चुका होता है या लगा चुका होता है। अब उसके बाद जब उसे कहा जाता है कि साहब इतने की अरेंजमेंट कर रहे हैं और अब आप आ जाइए और एडमिट हो जाइए, तो फिर वो वहाँ से उठने के बाद चांस देता है कि चले मैं पहले किसी और भी तरीका इलाज को ट्राई कर लूँ, फिर होम्योपैथिक के पास आता है। अब जब वो होम्योपैथिक के पास आया है तो यकीनन उसने अपनी डिजीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जब डिजीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो उसे चाहिए कि जितना टाइम उधर ज़ाया कर चुका है उसका 1/4 तो होम्योपैथिक डॉक्टर को दे दे, इंशाल्लाह वो क्योर होगा। मैं इसको दूसरे अंदाज से यूँ समझाऊंगा कि डिजीज़ की दो टाइप्स हैं, मतलब दो तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब यह है कि डिजीज़ अभी इनिशियल स्टेज में है, और क्रॉनिक का मतलब यह है कि डिजीज़ स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट एक्यूट फेज में आता है, यानी बीमारी के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आ जाता है, तो वो एक दिन क्या चंद घंटों में बल्कि चंद मिनट्स में भी अगर स्पेशली पेन है तो रिलीफ हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो डिजीज़ को स्ट्रॉन्ग करके लाया है तो बहरहाल उसे अब कुछ टाइम देना होगा। वजह यह है कि उसकी बॉडी के अंदर एक उसकी अपनी डिजीज़ थी और एक जो उसने मुख्तलिफ केमिकल्स मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं, उनकी वजह से डिजीज़ प्रोड्यूस हो गई है। तो अब होम्योपैथिक डॉक्टर पहले उसकी बॉडी की क्लिनजिंग करेगा और फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। तो यकीनन अब यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है। अदरवाइज होम्योपैथिक आज के दौर में बहुत रैपिड है, इतना रैपिड कि अगर हम
पेशेंट रोजे में है तो डिजीज और किसी डिजीज के साथ आया है, स्पेशली पेन के साथ आया है, तो हम दवा को जस्ट उसे सुंघाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। वाओ माशाल्लाह। तो आपका कहना ये है कि लोग टाइम ही नहीं देते, जिसकी वजह से अगर टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है फिर चीजें बेहतर होंगी ना। हम पहले से ही राय कायम कर लेते कि नहीं जाना ही नहीं है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। हाँ, होता यही है कि एक्यूट फेज में जब डिजीज अभी स्टार्ट हुई है तो वो पहले होम्योपैथ को चांस देने के बजाय किसी और डिपार्टमेंट को चांस देता है। वहाँ वो एक प्रोसीजर से गुजरता है, क्योंकि वहाँ ये मसला है कि एक डॉक्टर के बाद वो दूसरे डॉक्टर को रेफर करते हैं कि साहब ये स्पेशलिस्ट हैं। उस स्पेशलिस्ट की जब दवाएं खाता है तो वो कहता है नहीं जी अब आपको जो है फलां स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पेश आ रही है, जरा उनका ओपिनियन भी ले लें। अब वो जब इन सारे प्रोसीजर से गुजरता है तो एक बड़ा अरसा उसे लग चुका होता है, डिजीज स्ट्रांग हो चुकी होती है। अब जरूरत इस बात की है कि वो जब होम्योपैथ की तरफ आया है तो थोड़ा सा टाइम दे दे। तो स्टार्टिंग में चूंकि होम्योपैथिक डॉक्टर उसकी बॉडी को क्लींजिंग कर रहा होता है तो वो उसका जो शुरू के एक हफ्ता जो है वो अगर इस अंदाज से लग जाता है तो वो उसको भी काउंट करता है और अगली दफा आकर कहते हैं डॉक्टर साहब एक हफ्ता हो गया है आपसे इलाज कराते हुए ठीक नहीं हुआ। तो भाई वो तो बॉडी की क्लींजिंग में लग गया, तो अब ट्रीटमेंट शुरू होगा। अब ट्रीटमेंट शुरू होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब, सर के पास बढ़ते हैं। आजम मलिक साहब बताइएगा जरा, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शायर भी हैं और इजाद लैब से भी आपका ताल्लुक है। सर इतने सारे काम एक वक्त में कैसे कर लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, जरा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। असल में जो पैशन होता है वो आपको थकने नहीं देता। जो काम आपको पसंद होते हैं वो कभी बोझ नहीं लगते। बेशक। और मेरा ये मानना है कि वक्त के साथ साथ आपको अपनी तरजीहात भी बदलनी चाहिए। और जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये रेवोल्यूशन आया है तो मैं बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा हूँ जो नौजवानों को ज़रूरत है। और इजाद लैब जो है ये ऐसी कंपनी है जो आईटी के लोगों को जोड़ती है, बेसिकली आईटी कम्युनिटी बिल्डर्स है। और मैं इकबाल ने कहा था कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये मानने में मेरे को 125 साल लग गए। लेकिन ये इजाद लैब चूंकि मेरे बेटे ने बनाई थी, ये फाउंडर है अर्जिश इत्तफाकनी मेरे साथ है, तो मैं इस चाहता हूँ कि ये नौजवान लीड करें। तो अभी हमें अपनी तरजीहात बदलनी पड़ेंगी और ये जो टेक्नोलॉजी से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। और आपको पता होगा कि दुनिया भर में फ्रीलांसिंग में पाकिस्तानी नौजवान तीसरे नंबर पे आ गए बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती के या इस तरह के इनेबलिंग एनवायरनमेंट के। तो ये हमारे नौजवानों का कमाल है कि उनमें दुनिया के किसी भी कौम के नौजवानों से ज्यादा सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल माशाल्लाह। अर्जिश की जानिब बढ़ेंगे। अर्जिश जरा बताइएगा फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान के हवाले से हमें। हमने अभी फ्यूचर फेस्ट के नाम से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इवेंट था और उसमें कोई $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए जो कि कंपनीज ने, पाकिस्तानी कंपनीज के साइन किए। ये सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत सारी सऊदी कंपनीज हमारे इवेंट पर आई, वहाँ पर मुलाकात की, यहाँ पर कंपनी से मिले, उन्होंने मुआहदे किए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में पोटेंशियल नज़र आता है। और हमें लगता है कि जो हमारी यूथ में जिस तरह बात हुई, जो ये एनर्जी है, जो स्किल है, इसको वैल्यू करना चाहिए। और हमारी लोकल कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया IT में, लेकिन ये मिलकर सऊदी कंपनी से, अमेरिकन कंपनी से, बाहर की इदारों से बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल इंडस्ट्री है और इसी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है कि इस मुल्क का जो डॉलर का डेफिसिट है, जो फॉरेन इनकम का इशू है, वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमें लगता है कि हमें अल्लाह ने मौका दिया कि हम इसको फ़रोग दें, यूथ को इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कि रेदर देन कि आप 4 साल की डिग्री के बाद को 20-30 हज़ार की नौकरी करें, आप $200, $300, $500 कमाने के एटलीस्ट ख्वाब तो देखें और शायद आप उसको किसी हद तक अचीव भी करें। लेकिन ये मैसेज पहुंचाना यूथ तक बहुत ज़रूरी है कि आपका फ्यूचर भी और इस मुल्क का फ्यूचर भी वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में है और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज में। वाओ दैट्स वेरी गुड। अली सिद्दीकी भाई हमें जरा बताइएगा, क्योंकि आप चेयरमैन हैं सब दोस्त फाउंडेशन के, तो हमें सब दोस्त फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा। बहुत ज्यादा फोकस रखा हुआ है। उसमें से एक चीज ये है कि काम वो करें कि जो किसी के दिल में उतर जाए, काम वो ना करें कि किसी के दिल से उतर जाए। तो इस चीज को हमने फोकस किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इंसान को हर नेक काम करने के बाद उसकी कबूलियत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसको कबूल कर ले, क्योंकि लोग मकबूलियत चाहते हैं, लेकिन अगर वो कबूलियत की दुआ करेंगे तो यकीनन कबूलियत अगर हो गई तो मकबूलियत तो दरवाजे के आगे हाथ बांध के खड़ी होगी। तो इंसान को अपनी कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। सब दोस्त फाउंडेशन इसी में वजूद में आया है कि कैसे काम करे जो इंसानियत की खिदमत हो। माशाल्लाह। कब से वजूद में आया, कब से आपने इसका जो है वो आगाज? तकरीबन हम 8 साल से जो है शजरकारी पर काम कर रहे थे, प्लांटेशन पर काम कर रहे थे, उसकी शजरकारी करते थे। लेकिन सब दोस्त फाउंडेशन
फाउंडेशन जो है अभी इसका जो वजूद है वो तकरीबन कोई 6 महीने पहले से इसको बनाया गया है। इससे पहले ग्रीन हैंड के नाम से पूरे कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटेशन करते थे, उसका कोई डोनेशन नहीं था। माशाल्लाह। सब कुछ जो है ना अपने पास से, मतलब खड्डे खोदने से लेकर प्लांट लगाना तक सब कुछ हम लोग खुद करते थे। एनवायरनमेंट पे ये काम था और ये सदका जारिया था। जब से ये हदीस मुबारक का मुताला किया गया, ये हदीस जहन में बैठ गई कि जब तक ये शजर ग्रीन रहते हैं, जब तक ये अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं और वो हमारे नामा-ए-माल में लिखी जाती है, माशाल्लाह और इससे अगर चरिंद परिंद खाते हैं तो वो यकीनन हमारे नामा-ए-माल में सदका लिखा जाता है। माशाल्लाह। तो इसके बारे में इतनी अहादीस मुबारक हैं और एनवायरनमेंट के लिए खास तौर से बिलखुसूस कराची जैसे शहर के लिए जब पोल्यूशन इतना ज्यादा है तो एनवायरनमेंट के लिए शजरकारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सबदोस्त फाउंडेशन का बेसिक जो है वो शजरकारी है कि इंशाल्लाह ताला हम इस पर शजरकारी पर ही काम करेंगे। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। चिश्ती साहब हमें बताइएगा कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो लैब टेस्ट क्यों नहीं करवाते? हाँ, ये आपने बड़े आराम से कह दिया, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। अच्छा। होम्योपैथिक डॉक्टर भी लैब टेस्ट कराते हैं। ओके। बात यह है कि जैसे मेरी स्पेशलिटी जो है वो किडनी डिजीज़ है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं किडनी के लिए ये देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें कैल्कुलाई पथरी है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसका साइज़ कहाँ है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि गुर्दे में उसकी लोकेशन क्या है, गुर्दे में वो किस पोजीशन पे है। तीसरी बात मुझे ये देखना पड़ेगी कि उस पथरी का साइज़ क्या है। फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उस पथरी ने कुछ डैमेजिंग की हुई है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, या ऐसा तो नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं पेशेंट से सिर्फ पूछ कर फैसला नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी नीड है कि मैं लैब टेस्ट कराऊं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो लैब टेस्ट कराता है। इतना ज़रूर है कि जिस तरह की लैब टेस्ट कहीं और ज़रूरत है, क्योंकि वो लैब टेस्ट के बगैर कलम भी नहीं चला सकते, तो उतने लैब टेस्ट हमें नहीं चाहिए होते। ओके। हमें उसके मुकाबले में हमें जो ज़रूरत है लैब टेस्ट वो हम यकीनन कराते हैं। जैसे कि मेरी दूसरी जो स्पेशलिटी है वो इम्पोटेंसी, स्टेरिलिटी या बांझपन है। तो अब मुझे बताइए कि लैब टेस्ट नहीं कराऊंगा तो मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो किस प्रॉब्लम में है, कहाँ है, मेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम की नेचर क्या है। तो लैब टेस्ट हमारी नीड है, हम ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल लैब टेस्ट कराते हैं, और हमारी मेडिसिन अब उन लैब टेस्ट के मुताबिक भी सेट हैं। वाह, तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, फिर समझते क्यों है इस बात को? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो लोग होम्योपैथिक से अटैच हो जाते हैं वो फिर होम्योपैथिक को प्रॉपर समझने लगते हैं। जो होम्योपैथिक से अटैच नहीं होते उनके जहनों में ये भरा जाता है कि इनके चंद ड्रॉप्स हमारे समंदर जैसे जिस्म पर कैसे काम करेंगे, इनकी चंद मीठी गोलियां वो मुट्ठी भर के जो देते हैं उनके मुकाबले में कैसे काम करेंगी। लेकिन जो होम्योपैथिक से अटैच हो जाते हैं वो कहते हैं ये उनसे तेज़ काम कर रही हैं और बहुत रैपिड रिजल्ट दे रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अगर एक डिजीज के लिए हम गए हैं तो वो डिजीज तो ठीक हो ही रही है, दूसरी डिजीज प्रोड्यूस नहीं हो रही। जबकि दूसरे तरीका इलाज में ऐसा भी है कि एक डिजीज के लिए आप जाते हैं वो क्योर नहीं होती, सब साइड होती है, और दूसरे और प्रॉब्लम्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो इस लिहाज से होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है उन पर ये जो बात कही जाती है ये बिल्कुल एक र्यूमर ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। सर हमें बताइएगा, आप डिजिटल मार्केटिंग को कितना अहम समझते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कितना अहम समझते हैं हमारे मुल्क की तरक्की के लिए? अभी तो हमें इस प्रोग्राम में आने के लिए भी व्हाट्सएप मैसेज की जरूरत है और आपस में जुड़ा रहने के लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जरा ये हुआ कि कोरोना ने हमें आसानी से सिखा दी है, वरना हम इतनी जल्दी मानने वाले नहीं थे। जब हम घरों में बंद हो गए तो हमें जरिया ही रहा एक दूसरे को। अभी ऑनलाइन देखें, घरों में लोग सब्जियां मंगवा रहे हैं, आप रात 2 बजे भी मेडिसिन मंगवा लेते। तो मुझे लगता है कि ये जो रेवोल्यूशन है हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और जिन कौमों ने जल्दी मान लिया, हमारे हमसाया मुल्क ने, तो उसकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी है। तो हमने मानने में थोड़ी देर की तो हम पीछे रह गए, लेकिन हमारे नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनमें पोटेंशियल था, उन्होंने खुद को साबित किया। इसी दौर में जब कोरोना में लोग घरों में बैठे थे तो उन्होंने ऑनलाइन कमाना शुरू कर दी। तो अभी जितने डॉलर पाकिस्तान में इन बच्चों की वजह से आ रहे हैं तो यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। और मैं चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शायर हूँ, तो मेरी 3 किताबें हैं और मैं सारी जिंदगी किताबें तकसीम करता रहा, लेकिन शायर के तौर पे स्टैब्लिश नहीं हो सका।
तो मेरे एक नौजवान ने, बच्चे ने मेरी 4 मिनट की वीडियो बना दी पोइट्री की, और वो 2.5 लाख लोगों ने देख ली, और वो 4 मिनट की वीडियो ने मुझे शायर बना दिया। अरे माशाल्लाह। तो जिस तरह भी डॉक्टर साहब का सुन रहे हैं सारे लोग, तो इतने मरीज पूरे साल में नहीं आते होंगे जितने आज इन्हें सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ये कबूल करने की बात है कि हम टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाएं और इसके अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। और मेरे अपने नौजवानों से अपील है कि इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट ना समझें, इस पे आप जो लिख रहे होते हैं, जो मैसेज डाल रहे होते हैं, वो आपके मुल्क का तशख़्ख़ुस बन रहा होता है। तो आए हम अच्छी बातों को फरोग दें, अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज दिखाएं। जिस तरह हम बहुत अच्छे मेज़बान हैं, और जिस तरह हमारे अभी कॉन्फ्रेंस में फ्यूचर फेस्ट में कोई 300 के करीब इंटरनेशनल गेस्ट थे, तो जब आके पाकिस्तानी को मिले हैं तो वो इतने खुश थे कि हमें पहले से डराया गया था यहाँ आने से, लेकिन जब अब मिले हैं तो ऐसी मेजबानी हमने कहीं नहीं देखी। माशाल्लाह। जो हमें मिलके जाता है वो हमारा हो जाता है। बेशक। तो ये हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया पे वही पोर्ट्रे करें जो हमारा असल फेस है, जो कि बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क में बहुत सारी खूबियां हैं हमारे लोगों में, तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं को हम आगे लेके आए और टेक्नोलॉजी से दोस्ती करें सारे पुराने लोग भी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करें, पुराने लोगों की भी दोस्ती जरूरी है, थोड़ी कि सिर्फ यूथ ही दोस्ती कर ले, पुराने लोग भी उससे जुड़ेंगे तो जरा जबरदस्त मामला हो जाएगा। अच्छा अजीज हमें बताइएगा, जो आपने सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई उससे हमारे मुल्क को क्या फायदा हुआ? देखिए, जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है किसी भी मुल्क में, तो उसका मकसद एक तो लोकली उस टेक्नोलॉजी को, उस इंडस्ट्री को फरोग देना होता है। हमने 300 स्पीकर्स बुलाए, सेशन किए, वर्कशॉप्स की, एक बहुत बड़ा एक्सपो लगा जिसमें सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थी। 3000 लोगों को इस इवेंट के ऊपर जॉब मिल गई। और लेकिन इसके साथ साथ ही, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जो कि इंटरनेशनली लोगों से कनेक्ट करती है, इदारों से कनेक्ट करती है, तो हमारे पास जो खास करके इंटरनेशनल कंपनीज आई, जो सऊदी कंपनीज आई, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, पार्टनरशिप्स की, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, मुझे ये लगता है कि ऐसे इवेंट्स जो हैं इस मुल्क में बड़ी कमी थी। जो हमने देखा, हम बाहर इवेंट्स पे जाते हैं, वहाँ जाकर आईटी को प्रमोट करते हैं, कहते हैं लोगों को कि पाकिस्तान को काम दें, और यहाँ पर हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिली पंजाब हुकूमत से। लेकिन हम चाहते हैं कि इसे और बड़ा किया जाए, और जो ये 300 इंटरनेशनल गेस्ट थे अगर, तो ये 3000 क्यों नहीं है, ये 30,000 क्यों नहीं है, ये 3 लाख क्यों नहीं? और पूरी दुनिया में ये होता है, यूरोप में, दुबई में, अमेरिका में कॉन्फ्रेंसेस पे पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया जाता है। हमें मिलकर एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है कि जहाँ पर जो लोग खुद इंटरेस्टेड हैं, खुद अपनी फ़्लाइटें खरीद कर यहाँ पर आ रहे हैं और फिर हमें इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं, हम उन्हें वेलकम करें, और उन्हें वेलकम करके उनकी सपोर्ट करें, उनको एयरपोर्ट पर तंग ना करें, उनके लिए एक अच्छी इन्वायरमेंट बनाएं। क्योंकि देखें, इन्वेस्टर तो फिर भाग जाता है, वो किसी और मुल्क में चले जाएगा। अगर हम अपनी यूथ की मदद करना चाहते हैं, अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पे जो लोग आते हैं, ऐसे इनिशिएटिव जो भी लोग लेते हैं हमारे अलावा, और जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस मुल्क में आ रहा है, खास करके टेक्नोलॉजी में, उसको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने आगाज कब किया था फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान के हवाले से, अगर मैं जानना चाहूँ? हम जी पिछले 5 साल से टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस कराते आ रहे हैं। इजाद लैब्स के नाम से हमारा इदारा है। फ्यूचर फेस्ट हमारी सबसे बड़ा एक ब्रांड है, जिसे हमने मई 2022 में पहला इवेंट किया, वो 7 महीने पहले। थोड़ा सा वो हमें हालात की वजह से आगे पीछे करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसमें 50,000 के करीब लोग आए इस्लामाबाद में। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते हमने फ्यूचर फेस्ट 2023 जो था, जो कि नए साल के आगाज के साथ हमने एक पॉजिटिव नोट पे शुरू किया, वो हमने लाहौर में किया। हमारी ख्वाहिश है कि कभी हम ये इवेंट कराची में भी लेकर आए, इंशाल्लाह, जब कराची हमें वेलकम करेगा। लेकिन हमारी जो 5 साल की जर्नी है, ये सारे इवेंट्स करने की, बाहर वफद लेके जाने की, अभी हम सऊदीया एक वफद लेके जा रहे हैं जिसमें कुछ 300 के करीब पाकिस्तानी कंपनीज जाएंगी। इस सब का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम दुनिया को जाएं और बताएं कि हमारे यहाँ कितनी एक्सपर्टीज मौजूद है। हमारा इंटरनेशनल मीडिया जो है इस मुल्क की सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। जिस तरह आप लोग आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, इस तरह हमें दुनिया में जाके बताना पड़ता है कि हमारी यूथ बहुत पढ़ी लिखी है। लेकिन जब हम बताते हैं, चाहे वो कोई इंसान पाकिस्तान आए या हम खुद बाहर जाएं, तो फिर उनके लिए इस मुल्क का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उनको जो पिक्चर हम दिखाते हैं, उनके लिए वही पिक्चर है, और असल में तो वही सच्ची पिक्चर है। जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी यूथ है, असल तो हमारी ऑफरिंग ये है। हमारा पास्ट जो भी था, हम उससे ग्रो कर चुके हैं, ये ग्रोइंग नेशन है, और हम पूरी दुनिया में यही मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है, इट इज़ रेडी टू ग्रो, एंड इफ यू वांट टू ग्रो टुगेदर, प्लीज जॉइन अस।
प्लीज ज्वाइन अस। और यहाँ पर नाजरीन टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। अब आपको लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में, जिसकी सजावट को और ज्यादा इनहेंस किया है सलमान फूड ने, जो कि सलमान फूड्स कहते हैं चख लो मजा जिंदगी का। और इसी के साथ साथ सलमान फूड्स के खाने प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग होते हैं और आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन सलमान फूड्स के साथ साथ एक और भी है हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किचन की खालिस रिवायत कुकिंग ऑयल। तो बढ़ते हैं शेफ सारा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं मुबशरा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहकशा मुबशरा, असल में हम लोगों को मुबशरा से बहुत मोहब्बत है, तो इस वजह से हमारे मुंह पे जो है वो मुबशरा का नाम रहता है। अच्छा, आपके साथ आज हमारी कौन सी शेफ मौजूद है? बिल्कुल, आज हमारे साथ जो है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस खूबसूरती को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, हमारे किचन के सेगमेंट को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए सलमान फूड्स ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है माशाल्लाह से, और हम सब उनकी दिल की गहराइयों से उनको खुशामदी थैंक्स बोलते हैं। सेकंड वन इज़ कि माशाल्लाह जब सलमान फूड का नाम आ जाता है ना हमारे किचन सेगमेंट में, तो फिर क्यों हम रिवायत को भूल जाएं। रिवायत भी बिल्कुल ऐसे ही है, प्योर खालिस रिवायत कुकिंग ऑयल, जो कि हमें फराहम करता है बहुत अच्छा ऑयल, और जो बनाता है हमारी ज़िंदगी को बहुत ही फिट। तो हम चलते हैं अपनी न्यू टैलेंटेड। अरे वाह वाह, सारा का सारा हमारे किचन में, दो सारा एक साथ, दैट्स वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शेफ सारा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बना रही हैं आज? आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पैनकेक। वाओ, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार है हमें? क्योंकि स्ट्रॉबेरीज की बात हुई है तो हम यूज़ करेंगे सलमान का स्ट्रॉबेरी जेली, और फ्लावर है हमारे पास, मिल्क है 1 कप, 1 एग है, बेकिंग सोडा है, एंड रिवायत का कुकिंग ऑयल। वाओ, तो हम स्टार्ट करते हैं। शेफ सारा, इनकी मदद कर दीजिए। करेंगे। अच्छा, और वसी रेंज हमें जब सलमान फूड्स ने प्रोवाइड करी है ना, तो हम ये चाह रहे हैं कि सलमान किचन में जो है वो हम सलमान के प्रोडक्ट के साथ ही ये जो है सारी डिशेस बनाएं, और 1 बाय 1 आपको एक सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। जैसे कि कल आपने देखा था कि पैनकेक्स थे, वो एक नॉर्मल पैनकेक्स विद पैनकेक सिरप था। तो आज हमने सोचा कि जी जैम्स की एक वसी रेंज है हमारे पास सलमान फूड की, तो क्यों ना हम स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स बनाते हैं, और वो थोड़े से यूनिक है, कल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कहकशा यकीनन आपको पसंद आएंगे, और आप देख भी सकती हैं कि जो है हमने जैम जो है स्ट्रॉबेरी जैम बाउल में निकाल के और उसको एक अच्छी तरह से मिक्सिंग करें। देन हम अपने इंग्रेडिएंट्स जो है, हमारे पास फ्लावर है, मिल्क है, 1 एग है, और बेकिंग सोडा है, और देन 1 एंड ओनली रिवायत कुकिंग ऑयल। वाओ माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस, जबरदस्त। हम अब चलते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, हमने स्ट्रॉबेरी जेली के अंदर ही जो है वो ऑयल ऐड किया है सारा? जी, ऑयल ऐड। ओके, इससे क्या होता है ऑयल ऐड करने से जेली के अंदर? ऑयल से वो कंसिस्टेंसी हमें मिल जाती है जो हमें नीड होती है, ओके। और जो है ना कुकिंग में बहुत इजी रह जाता है। ठीक है, अब हमने एग ऐड किया है। अच्छे से हम विस्क करेंगे। ठीक है। कहकशा, आपको कितना पसंद है पैनकेक्स? मुझे बहुत पसंद है, और कल वाला जो आपने बनाया था वो मैं टेस्ट नहीं कर पाई, और जो कि मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैंने सुना बहुत अच्छा बनाया था आपने, आपके हाथ की लज्जत की तो क्या ही बात है। तो हम चाहते हैं जो आज शेफ सारा बनाएंगी वो हम टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कहकशा, इंशाल्लाह बिल्कुल टेस्ट कीजिएगा आप। जबरदस्त। अच्छा, इसके कुछ क्योंकि ना झटपट हमारा सेगमेंट है, और मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि हमारे इस प्यारे से छोटे से सेगमेंट में हम झटपट वाली रेसिपी को लेकर आए, और ताकि मॉर्निंग का टाइम आपको पता है ना कहकशा कितना बड़ा फास्ट में जा रहा होता है। लेकिन मंसूर भाई की ख्वाहिश है कोरमा और निहारी खानी है, तो देखिए वो आपने पूरी करनी है। बिल्कुल, वो आपको करनी ही पड़ेगी, आप पे लाजिम है कि आप बिल्कुल हम जरूर पूरी करेंगे, और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी रेंज हमारे पास मौजूद है तो इसी के साथ ही कर रहे हैं। और कोरमा और निहारी वाली रेंज जो है ना वो हम रिवायत कुकिंग ऑयल के साथ जरूर पूरी करेंगे, और ये ख्वाहिश भी बिल्कुल बनाइए। जबरदस्त हो गया है तो माशाल्लाह। तो ऑलमोस्ट हमारा बैटर जो है वो एक कंप्लीट है। ये मैक्सिमम 5 to 6 मिनट में ये बैटर रेडी हो जाता है, और झटपट वाला स्पेशली जो हमारे घर के बच्चे हैं ना वो इसे बहुत लाइक करते हैं। और ये बैटर ऑलमोस्ट डन है। देन हमने जस्ट पैन में इसके साथ थोड़ा सा
रखना है और हार्डली, अच्छा ये क्योंकि बहुत स्लो फ्लेम पे ये बनता है कि और विदाउट बहुत लाइटली ना, जस्ट ऑयल इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक तो है। थोड़ा सा इसमें टाइम ये होता है कि सब सिर्फ हमने पैन का टाइम हमें दरकार होना चाहिए, अदरवाइज बैटर बनने में मुश्किल से 5 to 6 मिनट में ये रेडी हो जाता है। अच्छा बैटर हम स्टोर कर सकते हैं इसका शेफ सारा? ज़्यादा डेज के लिए नहीं स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, It's जब भी better to बनाए keep जब it भी खा fresh. ले। ओके ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, इसका ये है कि बैटर आप एटलीस्ट 1 आवर या हाफ आवर के लिए आप रेस्ट दें, ताकि उसका जो एक टेस्ट है ना वो अच्छा सा आ जाए, मजे का आ जाए। और क्योंकि इसकी जो एक शेप होता है ना, वो पैनकेक्स का जो अमूमन शेप है वो सर्कल ही होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना माशाल्लाह से कौन से नक्शे में इसको तब्दील कर सकते हैं। लेकिन वो तो कोशिश, जनाब आप लोगों की एक्सपर्टीज है, आप लोग चाहे तो स्टार बना दे पैनकेक को, आप लोग चाहे तो स्क्वायर शेप में बना दे, आप लोग जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जादूगर होते हैं। हाय थैंक यू सो मच क्या केशा। लेकिन बस कोशिश हम ये करते हैं कि इसको सर्कल ही शेप में हम रखें, और उसके लिए जरूरी है कि आप हाफ आवर का रेस्ट जरूर दिया करें बैटर को, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ओके अच्छा, बाज लोग जो है ना वो पैनकेक बहुत ज्यादा थिक बनाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड बनाते हैं, तो इसकी जो लज्जत है वो किस तरह से आती है? कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि नॉट टू थिक, नॉट टू मतलब के हैंड माइक में बोलेंगी शेफ सारा तो हमें आवाज अच्छा, आएगी। कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा थिक भी ना हो और Okay. ज्यादा लिक्विडी भी ना हो, बस मीडियम उसमें हो कि ठीक जब है। आप वो करें तो ज्यादा हार्ड ना हो, या अगर आप ज्यादा लिक्विड करेंगे तो वो बह जाएगा आपका बैटर। ओके जी। जबरदस्त। ये देखें, ये वो टिप्स होती हैं, वो हैक्स होती हैं जो हमें नॉर्मली जो है ना वो समझ नहीं आ रही होती हैं, शेफ्स ही बता सकती हैं। वैसे इस फील्ड में कब से हैं आप शेफ सारा? मुझे 1 साल हो चुका है। माशाल्लाह जी जबरदस्त। मतलब आजकल लड़कियां हमारी जो है वो किचन की दुनिया को पसंद कर रही हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल। वेरी नाइस। माशाल्लाह से जब से इस किचन की डोमेन में हम लोग आए हैं, या फिर आप ऐसा कह लें कि बहुत टाइम पहले इस फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था और कहा जाता था कि अच्छा आप बावर्ची का कोर्स करने जा रहे हैं, बावर्ची बनना है। यू नो जैसे जैसे इंडस्ट्री और हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मीडिया ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो माशाल्लाह से हमारा भी एक जो है मजे का एक टैग लाइन मिल गई, हमें एक शेफ का जो है वो Okay. टाइटल मिल गया। तो और सबसे बड़ी बात कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हो गए बिल्कुल हैं। ऐसी बात है, शेफ सारा बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब आप, एक जमाना था लोग यही समझते थे कि भाई आप जो है वो काम करने जा रही हैं, आप तो बावर्ची बनेंगे। खाना बनाना बिल्कुल। एक बहुत आसान काम है, ये तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जनाब ये बहुत मुश्किल काम है। एक्सपर्टीज जो है वो जो शेफ्स होते हैं उन्हीं के पास होती हैं, वही अच्छे से बना सकते हैं, इसके अलावा कोई और बनाएगा तो हो नहीं पाएगा। और जैसे कि मेरा गला खराब है तो मैं जरा चाहती हूँ कि सर चिश्ती साहब से जरा मालूम करूँ कि सर बताइएगा कि गला खराब है, मैं क्या करूँ? चल रही है माचिस आई। ठीक है। थ्रोट हो, ये भी हो सकता है इन्फेक्शन हो, ये भी हो सकता है सिंपल इन्फ्लेमेशन हो। अब आप इस जगह पे जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर गले को फौरी तौर पर जो है वो ठीक करना चाहती हैं, तो आपके जी। पास एक ही सोल्यूशन है कि किचन आपके पास मौजूद है, जी। अदरक जिंजर का कहवा बनाइए, आप 1-2 कुलियां कीजिए, गला ठीक हो जाएगा। अरे वाह वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त टोटका आपने हमारे साथ शेयर किया। अच्छा सर, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ना पता नहीं होम्योपैथिक दवाइयां जो है असर नहीं करती और इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक के तो इंतहाई तौर पर साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर भी हम लोग जो है ना वो कहते हैं कि हम वही खा के जो हमारी तबीयत ठीक होगी। तो जरा बताइएगा क्या होम्योपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं? देखिए इस वक्त पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज जो तरीका इलाज है वो 3 है, यानी एलोपैथिक, होम्योपैथिक और हर्बल। इनमें से 2 तरीका इलाज तो वो हैं जो दवा को क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हर्बल नेचुरल फूड इस्तेमाल करते हैं या नेचुरल मेडिसिन तैयार करते हैं। इसी तरीके से एलोपैथिक उनमें से मेन इंग्रेडिएंट को जो है वो बाहर निकालते हैं और उससे मेडिसिन जो है प्रिपेयर करते हैं। तो ये दोनों क्रूड फॉर्म में दवा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक जो दवा होती है वो क्रूड नहीं होती, बल्कि पोटेंटाइज यानी कि एनर्जेटिक फॉर्म में होती है, जो बॉडी को एनर्जाइज करती है, वो रेजिस्ट प्रोड्यूस करे बॉडी के अंदर और डिजीज जो है वो ख़त्म हो। अगर आप नेचर से हटकर कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे तो जो चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है उसके नुकसानात होने के इम्कानात बहुत वाज़े हैं। और अगर आप किसी हर्ब के अंदर से एक इंग्रेडिएंट निकालते हैं और नेचर की बाकी चीज़ें हटा दें तो उसके साइड इफेक्ट होने का इम्कान तो बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन उसके मुकाबले में चूंकि होम्योपैथिक दवा पोटेंटाइज फॉर्म में है, एनर्जेटिक फॉर्म में है,
तो इसका तो हमारी तो फिलॉसफी ये है कि बॉडी को स्ट्रांग किया जाता है डिजीज के खिलाफ। ओके तो जब बॉडी स्ट्रांग होगी डिजीज के खिलाफ तो सिर्फ वो उस डिजीज के लिए स्ट्रांग नहीं हो रही जो पर्टिकुलर सामने आ रही है, बल्कि बॉडी के अंदर जो दूसरी डिजीज हैं वो भी क्योर होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा होम्योपैथिक दवा साइड इफेक्ट नहीं देती, लेकिन ये जरूर है। लेकिन पे हम जो है यहाँ पर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और सरप्राइज छोड़ के जाने लगे हैं नाजरीन, लेकिन से ही स्टार्ट लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और मेरी एनर्जी अचानक से बूस्ट हुई है। वो क्यों? क्योंकि तशरीफ ला चुके हैं ऐसे खान साहब। हम चाहते हैं ऐसे खान साहब आइए और आकर छा जाइए। व्हाट अ ब्यूटीफुल मफलर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। What an amazing performance by ऐसे खान साहब। मुझे यकीन है और मैं इनसे जानूंगी भी, ये बात पूछूंगी कि ये गाना इन्होंने खुद ही लिखा होगा। जो खुशफहमी इन्होंने जाहिर की कि लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी ड्रेसिंग कॉपी करते हैं, ये मैं इनसे बाद में पूछती हूँ, जरा मालूम करूंगी। और इनका दिल किस पे आया है ये भी मैं आप लोगों को पूछकर जानकर बताऊंगी। जैसे कि लेकिन पर हम छोड़ के गए थे डॉक्टर साहब, बात अधूरी कर देते हैं उसको पूरी, बताइएगा। देखिए कोई भी चीज चाहे वो आम खाने की ही क्यों ना हो, अगर आप उसे लिमिट से ज्यादा खा लें तो फायदे की जगह नुकसान जरूर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे खाना ही है, पसंदीदा खाना आपने पेट भर के खा लिया, दोबारा सामने आए और आपसे मजबूर किया जाए कि नहीं खाएं, तो अब आपने एक्सेसिव कर लिया। जब आप एक्सेसिव कर लेंगे तो उसका नुकसान जरूरी है। ओके, सेम यही बात होम्योपैथिक मेडिसिन की है कि अगर आपने मेडिसिन रफ यूज करना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने कहा था 1 हफ्ते यूज करनी है, आपने 1 महीना इस्तेमाल कर ली, बल्कि महीनों इस्तेमाल कर ली, अब साइड इफेक्ट आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि एलोपैथिक के साइड इफेक्ट जो है वो बाज़ औकात कहीं और ले जाते हैं जी, लेकिन होम्योपैथिक के जितने भी साइड इफेक्ट हों कम से कम वो सिचुएशन पैदा नहीं होती। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, बहुत से लोग ये भी करते हैं ना कि होम्योपैथिक दवाइयां, क्योंकि वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, समझ रहे होते हैं कि मैदे में तकलीफ है, सर में तकलीफ है, एक ही दवाई सब पर चल जाएगी। तो ये जो गलती और कोताही करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए एक वक्त था कि होम्योपैथिक दवाएं सिर्फ सिम्टोलॉजी बेस करती थी, आज सिम्टोलॉजी के साथ मिजाज को भी सामने रखा जाता है और पैथोलॉजिकल लैब्स को भी सामने रखा जाता है। क्योंकि इन सारी चीजों को सामने रखकर दवाओं को एक रीसेट किया गया है। तो आज हमारी दवाएं भी जिस तरह पैराडोल पैरासीटामोल घर में है, तो हमारी बाज दवाएं मिसाल के तौर पे गुर्दे की दवा बर्बेरिस बच्चा बच्चा जानता है और हर घर में मौजूद है। इसी तरीके से जो है अगर मैकफास की बात करें तो दर्द के नाम पर हर घर में मौजूद है। टीथिंग पीरियड में दांतों की बात करें तो बायो जो है प्लास्टिन 21 नंबर गोलियां कहा जाता है, जी, हर जी, घर जी। में मौजूद है। Exactly. तो ये जो बात है ये इस तरह से है कि हर आज होम्योपैथिक भी घर में पहुंच गया है और इस तरीके की इमरजेंसी को आप घर के अंदर से जो है वो बआसानी कवर कर सकते हैं। मिसाल जैसा भी दर्द हो मैकफास की गोलियां गर्म पानी से लीजिए, आपको रिलीफ आ जाएगा। वाओ, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने इतनी अवेयरनेस फराहम की। हम चाहते हैं कि आप आते रहे हमारे प्रोग्राम में ताकि लोगों को अवेयरनेस मिलती रहे, और आपके होने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह। देखिए मैं तो पहले ही शुक्रिया अदा कर चुका हूँ मेट्रो का, और मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे ये चांस दीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि होम्योपैथिक को इंतहाई सिंपल वे में लोगों के सामने रखा जाए। यानी पहले ये होता था कि सिर्फ सिम्टम्स पर बात की जाती थी तो काफी मुश्किलात पेश आती थी, क्योंकि पेशेंट सिम्टम्स प्रॉपर बता नहीं पाता और सिम्टम्स के लिहाज से एक मेडिसिन की हजारों अलामात हैं, कहाँ तक याद रखी जाएंगे। लेकिन अब जाती तौर पे मैंने जो है उसे मिजाज पे सेट किया है। आप 2 बातें पूछे, मसलन अभी आपने गले की बात की, तो गले की ये वाली जो कंडीशन है ये सर्दी का असर है। आप मिजाज सामने आ गया, एक मिजाज सर्दी कॉज है, मैंने गर्मी वाली दवा आपको तजवीज कर दी, रैपिड रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से होम्योपैथिक दवाएं भी मिजाज पर जो सेट कर दी गई हैं उनके रिजल्ट्स बहुत क्विक हैं, बहुत क्विक हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्रोग्राम का पहला सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, पता ही नहीं चला। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीमारी और शिफा ये दोनों उस जात के पास मौजूद है। वही जात है जो बीमारी भी देती है और वही जात शिफा भी देती है। बेशक। डॉक्टर कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो महज जरिया है।
तो आप जिसके पास भी गए हैं, देखिए तीनों तरीका इलाज जो राइज है, इसके अलावा हिजामा भी इस वक्त बहुत आसानी के साथ बहुत ज्यादा राइज है। बिल्कुल टाइम तो की जो हमारे भी- पास कमी है डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी एक एक लाइन में सबसे मैसेज लेना है, जल्दी से मैसेज। मैं यही कहूंगा कि जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, पहला भरोसा आपके पास जो है वो उस डॉक्टर के साथ तो होता ही है, लेकिन एक्चुअल भरोसा आपका अल्लाह की जात पर होना बेशक। चाहिए और अल्लाह की जात आपको शिफा जरूर देगी। इंशाल्लाह। अली भाई आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेटेस्ट का जो दौर चल रहा है उसको खत्म करना चाहिए, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, यानी कि मनपसंद के काम को अच्छा कहो, नहीं जिसका भी काम अच्छा है उसको अच्छा कहो। बिल्कुल। इसी तरह सब दोस्त फाउंडेशन न्यू ईयर के लिए हमने एक नियत करी कि हम नए साल की फिदा हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल से करेंगे। तो 29 जनवरी को हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और बिल्कुल मेट्रो चैनल की तरफ से ये ओपन इन्विटेशन है कि जिसका दिल चाहे वो इसमें शरीक कर सकता है, इसलिए शिरकत कर सकता है, इसलिए कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेट्रो वन टीवी के हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए वालदैन को पैगाम है कि अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में अपने बेटे की वजह से पहचाना जा रहा हूँ। माशाल्लाह। तो हालांकि मैं खुद भी मैंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल की, तो इसने जो चाहा मैंने इसे करने दिया। बिल्कुल इसने कहा मेरा आईटी में जाना है, तो मैंने कहा करो, उस पर यकीन किया, तो आज वो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तानी मुआशरत के लिए बहुत कुछ कर रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का नाम तो रोशन मैं चाहता हूँ कि सारे जो लोग हैं अपने नौजवानों पे यकीन करें, बेशक उनकी सलाहियतों को आजमाएं, हाँ। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर बदलेगा। बेशक इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अजीज आप? क्योंकि मेरे वालिद साहब ने पेरेंट्स के लिए मैसेज दे दिया, मैं शायद बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि देखिए जो टेक्नोलॉजी या जो आज़ादी हमें मिलती है उसका सही इस्तेमाल करना हमारे ऊपर है। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास ये पावर है, चाहे हमारे माँ बाप हमें आज़ादी दें या कहीं से इंटरनेट आ जाए, और उसके गलत इस्तेमाल भी है, उसके सही इस्तेमाल भी है। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि हम मुस्बत इस्तेमाल ढूंढें इन सारे टूल्स का, इन सारी अपॉर्चुनिटीज का, उसी में हमारा भी फायदा और इस मुल्क का भी फायदा। बिल्कुल, इस मुल्क का भी फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मौजूद मेहमानों का। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। शेफ सारा से ब्रेक के बाद जानेंगे किचन में पैनकेक्स कहाँ तक पहुंचे। आप लोग रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।